कायनातीज, ये है कायनाती चाय। और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर नुज़ैर ख्वाजा। इनका आपने शायद नाम सुना हो पहले। ये जो सैटर्न का चांद है इनसेलाडस, काफ़ी दिलचस्प चांद है, उसके सिलसिले में रिसर्च का। और जो जुपिटर का चांद है यूरोपा, वो भी एक दिलचस्प चांद है। तो बेसिकली इनका काम जो है वो दिलचस्प चांदों के ऊपर है। तो डॉक्टर ख्वाजा, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान इनवाइट करने का। तो मैं थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन कर दूँगा, फिर हम आगे बात करते हैं। आपकी जो मुझे पता चला आपकी पैदाइश जो है वो वज़ीराबाद की है, पाकिस्तान में। और आपने मास्टर्स किया एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आपकी पीएचडी है जियो साइंस में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, जर्मनी में। और इस वक़्त आप जो हैं वो प्लैनेटरी साइंटिस्ट और लेक्चरर हैं फ्राया यूनिवर्सिटी में, बर्लिन में। इस बातचीत के शुरू करने से पहले बाय द वे मेरी इनसे बात हो रही थी कि यार ये यूनिवर्सिटी जो है वो फ्री यूनिवर्सिटी है या फ्राया यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने कहा कि यार फ्री नहीं है। जो मसला होता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ फ्री नहीं है। तो एक्चुअली वो बड़ी दिलचस्प बात थी, आपने बताया कि इसको फ्राया जो है वो कहाँ से इसको कहते हैं बिल्कुल, जर्मनी में। ये एक हमारी इससे पहले जब प्रिलिमिनरी बातचीत चल रही थी, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये फ्राई यूनिवर्सिटी फ्री यूनिवर्सिटी से है, और फ्री मींस फ्री, कि कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये है फ्राया, और इसका अगर इंग्लिश में आप लेकर जाएं तो इसका मतलब है ये कनेक्टेड है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम से रिलेटेड चीज़ों से, कि आप फ्री थिंकर हैं, और आप आज़ादी राय और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप बड़ी कदर से देखते हैं। तो ये बहुत हिस्ट्री है इस यूनिवर्सिटी की, कि जिसके बारे में ये आता है कि ये ऐसे लोगों की यूनिवर्सिटी है जिनकी थॉट्स फ्री हैं हर तरह के प्रेजुडिस से। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और इसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड करता जाऊं कि जो मेरा मास्टर्स था पहला पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था। और आई वॉज अमंग पाइनियर्स जिन्होंने ये वहाँ से किया था। एंड देन माई सेकेंड मास्टर वॉज एस्ट्रोनॉमी एंड व्हाट यू जस्ट सेड। सो अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपके बैकग्राउंड के सिलसिले में, क्योंकि इतना दिलचस्प है, इसके सिलसिले में फिर बात करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। लेकिन यार सबसे पहले आप बताएँ, जिसके सिलसिले में बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, और आपके जो पेपर्स हैं, पब्लिकेशंस, मुझे तो आपको उसी से पता चलता है क्योंकि मैं सब्सक्राइब करता हूँ साइंस जो जर्नल है और नेचर। तो पता चलता है नुज़ैर साहब जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सबसे प्रेस्टिजियस जर्नल्स हैं, साइंस और नेचर। और आपकी जो रिसर्च है वो अक्सर उसमें छपती है। तो अभी रिसेंटली एनसेलाडस, ये जो सैटर्न का चांद है, आ, उसकी एक की डिस्कवरी, वो काफ़ी हाईलाइट हुई। तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं पहले तो कि एनसेलाडस जो है वो क्यों दिलचस्प है, और फिर हम ज़रा बात करते हैं इस डिस्कवरी के सिलसिले में जो दरियाफ्त है आपकी। देखें, जहाँ तक तो एनसेलेडस क्यों इतना इंटरेस्टिंग है साइंटिस्ट के लिए और लोगों के लिए भी, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि हम हमेशा से सुनते आए हैं एलियंस का तस्वुर, कि एलियंस एक लाइफ है जो कि ज़मीन के अलावा कहीं पर होगी। और कार्ल सैगन जो हैं उनके बारे में हम बहुत जानते हैं कि वो किस तरह से इस पूरी कायनात के बारे में वो एक पैशन रखते थे, कि शायद हम अकेले नहीं हैं, कुछ और भी है यहाँ पे। तो जब ये हम तस्वुर लेकर आते हैं तो फिर अगला स्टेप ये आता है कि अच्छा, अगर कोई लाइफ कहीं पर है तो हम उसको ढूंढें कैसे, कहाँ पे हो सकती है। तो उसको फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज जो हम हमें समझ में आता है वो है कि पानी, और पानी भी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड वाटर। क्योंकि लिक्विड वाटर ही एक ऐसा मीडियम है जो कि मुख्तलिफ लाइफ से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस करने में हमें सपोर्ट करता है। तो जब हम देखते हैं अपने सोलर सिस्टम को, तो सोलर सिस्टम में हम हमेशा देखते हैं कि पानी को ढूंढो, कि पानी कहाँ पे है। एंड देन फाइनली व्हेन वी लुक आउटर सोलर सिस्टम, नॉट द इनर सोलर सिस्टम बट आउटर सोलर सिस्टम, तो तब हमें पता चलता है कि वो तो एक डेड प्लेस है, वो तो इतने कोल्ड टेम्परेचर हैं कि हम कहाँ पे समंदर ढूंढेंगे सरफेस के ऊपर।
It's not possible at all. तो then there was a discovery about 30 years ago कि जब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, जो स्पेस क्राफ्ट्स कैसिनी से पहले थे, कि उन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट का जो ग्रेविटी डाटा होता है, जो कि ग्रेविटी की मेजरमेंट करता है, उससे पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो सरफेस है वो किस तरह की है। तो देन फॉलोइंग जो कैसिनी मिशन था, जब वो भी गया, तो उसने ये देखा कि एनसेलेडस के साउथ पोल से बहुत ही ज्यादा कोई एक्टिविटी हो रही है, और जब वो कैमरास को और इंस्ट्रूमेंट्स को उस तरफ डाइवर्ज किया, तो हमें पता चला कि एनसेलेडस के अंदर से तो पानी के फवारे निकल रहे हैं, और वो ऐसे नहीं कि जैसे फ्यू मीटर्स, बट फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक वो प्रेशर के साथ वो आइस ग्रेन की शक्ल में वो वाटर बाहर निकल रहा था। तो वहां से पता चला कि अच्छा, एनसेलेडस की सरफेस के नीचे एक लिक्विड वाटर है। ऑफ कोर्स आप नेक्स्ट बात करेंगे तो मैं आपको फर्दर इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एनसेलेडस अहम इसलिए है कि वहां पर लिक्विड वाटर का समंदर कंफर्म्ड है, जो कि हमें रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये एक तो ये बात है कि एनसेलेडस क्यों अहम है, क्योंकि वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, एक फेमस मंत्रा हम इसको कहते हैं, वो है। तो जो जी जी और मैं एक चीज कह दूं कि और ये यूरोपा जो है, जो जुपिटर का चांद है, ये उसमें भी, उसके नीचे भी समंदर है, और इंसेलाडस के नीचे। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जब पहले वॉयजर स्पेसक्राफ्ट गया था तो उसने तो खाली एक ही तस्वीर खींची थी, और उसमें लगा था यार ये अच्छा दिलचस्प सा चांद है, लेकिन ये नहीं पता था कि यार उसमें से फव्वारे निकल रहे हैं। आई मीन ये तो एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट लेवल की चीज यस। होगी। सो यूरोपा के हवाले से भी बिल्कुल ऐसा ही है कि यूरोपा पे जितना वाटर है, लिक्विड वाटर, वो हमारे पानी जमीन के समंदरों से भी ज्यादा है, आप जस्ट इमेजिन करें। और उसकी सरफेस के नीचे भी बिल्कुल इसी तरह के समंदर हैं, जो कि डाटा हमें रिसीव होता है। और समहाउ उसकी सरफेस से समहाउ टेम्परली, मतलब डिफरेंट टाइमिंग्स में जब वो रिवॉल्व करता है जुपिटर के इर्द गिर्द, तो देयर देयर हैज बीन एन एक्टिविटी ऑफ प्लूम, जेट्स ऑफ वाटर दैट हैज बीन रिपोर्टेड ना। तो दोनों चांद जो हैं वो इस वक्त एस्ट्रोबायोलॉजी और लाइफ की सर्च के लिए इस वक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन में, अगर आप कहें कि कौन से दो टॉप कैंडिडेट्स हैं, तो ये दो मून जो हैं ये टॉप कैंडिडेट्स हैं। और जो आपने पहले कहा कि एनसेलेडस के ऊपर ये जो रीसेंट डिस्कवरी है, और इसके हवाले से ये है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि फास्फोरस जो एलिमेंट है, वो एक्चुअली कैसिनी जो स्पेसक्राफ्ट था उसके डाटा को हमने री इवेल्युएट किया और एक्सप्लोर किया फर्दर, एंड देन वी रियलाइज्ड कि वहाँ पे तो सिग्नल हैं फास्फोरस के, जो कि उसके समंदरों के नीचे हैं। और फास्फोरस का वहाँ पे मिलना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर लाइफ के होने के, या लाइफ के इनिशिएट होने के, या प्रीवियस लाइफ के कुछ ना कुछ सिग्नेचर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए, जो इंसानी डीएनए है और जितनी भी लाइफ है जमीन पर, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसमें फास्फोरस एलिमेंट पाया जाता है। तो दिस इज वेरी एक्साइटिंग। और जहाँ तक मुझे पता है कि फास्फोरस जो है वो इतना ज़्यादा आम नहीं, यानी कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जो लाइक हाइड्रोजन तो खैर बहुत ही आम है, मगर कार्बन भी का पाया जाता है मुख्तलिफ, लेकिन शायद ये फास्फोरस जो है उसकी उसकी जो दरियाफ्त है वो इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या ये वजह है? पहली बात तो ये कि एक इट्स अ वेरी रेयर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन। इसका मतलब है कि ये कायनात में उतनी अमाउंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ये है कि डिसॉल्व्ड फास्फोरस का मिलना, यानी मिक्स होना, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाना, ये एक ऐसी बात है कि जो स्पेसिफिक है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्नो लाइन है सोलर सिस्टम की, इससे बियॉन्ड है। क्योंकि वहां पे आपके कैल्शियम और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये हेल्प करते हैं बेसिकली फास्फोरस को, जिस तरह का समंदर एनसेलेडस का है जिसको हम अल्कलाइन कहते हैं, उस समंदरों में उसको डिसॉल्व करने में ये मदद करता है। तो इसलिए ये बात जो है ये पहले हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी इस पब्लिकेशन से और हमारी इस फाइंडिंग से जस्ट पहले
उसी साल कुछ मॉडलर्स ने, जो कि स्टेट्स में थे और इंटरनेशनल टीम्स ने, वो मॉडलर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि फास्फोरस होगा और बहुत बड़ी मिकदार में होगा स्नो लाइन से पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स में. सो दैट इज समथिंग अमेजिंग. तो जो स्नो लाइन है ये जुपिटर के पास और जुपिटर यस, के आगे, एग्जैक्टली. राइट? अच्छा, तो अच्छा, यूरोपा पे फास्फोरस मिला है या एनसेलाडस जो है वो पहली जगह है जो पानी के अंदर फास्फोरस डिसॉल्व हुआ हुआ है वो मिला है, या उससे पहले और जगहों पे भी मिल चुका है? जो यूं समझ लें कि फास्फोरस की एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी फास्फोरस एलिमेंट के साथ थी, फॉस्फीन गैस वीनस के क्लाउड्स के अंदर. और इट राइट, मीन्स कि वहां पे भी इंडिकेशन फॉस्फीन मीन्स द फॉस्फोरस कनेक्टेड विद हाइड्रोजन, हाईली डिबेटेबल. एंड जस्ट नाउ अगेन द डाटा को रीवैल्यूएट किया गया है, और अब दोबारा से इंक्लिनेशन यही है कि वहां पे फॉस्फीन जो है वो फॉल्स पॉजिटिव नहीं थी. शायद वो रियल डिस्कवरी थी वहां पे. तो एक तो वो ऑब्जेक्ट है. दूसरा ऑफ कोर्स हमारा जो एनसेलेडस है, जिसके ऊपर हमारी रिसर्च है. और यूरोपा के हवाले से अभी तक चूंकि कोई स्पेसक्राफ्ट वहां पे गया नहीं है जो कि इन सितु इन्वेस्टिगेशन करे. इन सितु इन्वेस्टिगेशन मींस कि एक तो हम टेलीस्कोप से करते हैं रिमोटली, और एक हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से, जो कि स्पेसक्राफ्ट पे होती है, वो भी एक तरह की रिमोट ही होती है. एक हम टर्म यूज करते हैं इन सितु. दैट मींस कि हम एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जाके सैंपल पिक करते हैं और फिर उसका एनालिसिस वहीं पर करते हैं स्पेसक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट से. तो वो अभी तक नहीं हो सका यूरोपा के ऊपर. तो ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, मेरा ख्याल है वो उसका वो होगा, या वो जो यूरोपियन मिशन अभी गया है, आई थिंक इन दोनों जी, में दो से? बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आउट किया है कि दो मिशन जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में हैं. एक तरफ से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जूस मिशन, जो कि जुपिटर की तरफ है और उसके आईसी मून्स की तरफ है. उसका स्पेसिफिक टारगेट तो यूरोपा नहीं है, दूसरे चांद भी हैं जुपिटर के. लेकिन ऑफ कोर्स जो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है, उसको वो असिस्ट करेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रहा है यूरोपा क्लिपर. और मे बी आपके ऑडियंस को बताता चलूं कि आई एम among a few professional affiliates who have been nominated यूरोपा क्लिपर स्पेस मिशन के ऊपर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर, जिसकी टेक्निक पे मैं स्पेशलाइज्ड हूँ उनको एडवाइस करने के लिए. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर. दैट्स जबरदस्त, ये तो जबरदस्त चीज़ है, और ये 2030 तक पहुंचेगा, तो आपसे यार ये इस दोबारा से इंटरव्यू हम दरमियान में भी करेंगे, लेकिन ये फिर 2030 में आप जो है वो जगह हमारे लिए रखें ताकि आके बात कर डेफिनेटली. सके. अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा बताएँ, आपका अपना जो बैकग्राउंड है, आपको आई मीन एस्ट्रोबायोलॉजी, तो पहली बात तो ये है कि ये एक रिलेटिवली नया फ़ील्ड है, मतलब ये है कि पिछले 30 सालों में ये एस्ट्रोबायोलॉजी बना, और जैसा कि नाम है कि इसमें बायोलॉजी की तलाश किसी और जगहों पर, आई मीन आई कैन नो पार्टली उसका वो है. अ, आपका शौक जो है वो किस तरह से आप एस्ट्रोबायोलॉजी की तरफ आए, या किस तरह से आप एस्ट्रोनॉमी की तरफ आए? जी, ऑफ कोर्स इट्स लॉन्ग स्टोरी. मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा मुझे बचपन से बहुत शौक था, सितारे देखता रहता था. मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो समहाउ मेरे एफएससी के बाद हुआ. एफएससी तक मैं अपने फादर के घर में था, अपनी फैमिली के घर में था, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर था, जहाँ पे बोलने की भी गिनी चुनी आज़ादी थी, सोचने की भी गिनी चुनी आज़ादी थी. और लेकिन आफ्टर एफएससी जब मैं घर से निकला बैचलर करने के लिए, और वो भी लाहौर में, तो देन वहाँ जाके सोचने का टाइम मिला एक्चुअली, मुख्तलिफ हवालों से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से. और वहीं पे बेसिकली जो एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया, और उसी को मैं बहुत ज़्यादा डिबेट में भी लाता था, सोचता भी था कि आर वी स्पेशल ऑन अर्थ? कि हम ज़मीन पे स्पेशल हैं, हम ज़मीन पे क्यों हैं, हम किसी और जगह पे क्यों नहीं?
और दूसरी जगहों पे क्या चीज़ें हैं। तो इसने एक्चुअली मेरी डायरेक्शन की एस्ट्रोनॉमी की तरफ, आसमान को देखने के लिए और इस तरह की चीज़ें। और मैं कोई इतना टेक्निकल हैंड तो नहीं था, लेकिन मैं तस्वीरों को पिक किया करता था और तस्वीरों को देखता था, जितना भी इंटरनेट उस वक्त अवेलेबल था। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई थिंक, जब मैं रिकॉल करता हूँ पास्ट में, तो ये वो आई थिंक इंट्रीग था मेरे अंदर जो ये स्टार्ट हुआ, और इसी ने फिर आगे कंटिन्यू किया डेफिनेटली। ये बड़ी ज़बरदस्त मेरा ख़्याल है कि ये फ़ैसिनेटिंग कहानी है कि पहली बात तो ये है कि आई मीन इट्स इनक्रेडिबल कि ये जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि जुस्तजू जो है, आई मीन लाइक क्यूरियोसिटी जो है, वो की चीज़ होती है और वो आपको हर जगह ले जा सकती है, यानी कि लाइक कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। मगर जो चीज़ इसमें मुझे फ़ैसिनेटिंग लग रही है वो ये है कि आई मीन आपके जो डायरेक्शन है एक लिहाज से, वो बड़ी फाउंडेशनल और एक लिहाज से फिलोसॉफिकल कि लाइक अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ओके ज़मीन के ऊपर हम क्यों हैं, या उसी से सवाल इस तरह का भी उठता है कि कोई और है कि नहीं है, लाइक कहीं और ज़िंदगी हो सकती है या नहीं। आई थिंक दैट्स अ फैसिनेटिंग थिंग। और एस्ट्रोनॉमी इसी तरह से आपको इंटरेस्ट भी हुआ, और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा फील्ड है जिसकी बात करते हैं कि वो एक बड़े सवालों की तरफ आपको वो लेके जाता है, आपको स्केल की तरफ लेके जाता है। सो आई मीन रियली फैसिनेटिंग। और इसके तहत आप पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, तो आप किस तरह से आपका जो स्पेसिफिक एस्ट्रोबायोलॉजी की तरफ आप किस तरह से पहुंचे, या ये उसी वही सोच थी जिसकी कंटिन्यूएशन थी? बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि ये सोच तो आ चुकी थी, और फिर आपको पता है कि हम जिस सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान में होते हैं, बहुत से होप्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन तो था माइंड में, और वो एक्चुअली एवरी सेकंड डे वो डिबेट में भी रहता था दोस्तों के दरमियान में, जो हमसे ज़्यादा जिनको नॉलेज था उनके साथ। तो जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो ये वाला सिलसिला रुका नहीं एक्चुअली, बल्कि ज़्यादा तेज़ हो गया। और वहीं पे फिर मौका मिला स्पेस साइंस करने का। तो आई थिंक टेक्निकल हम वहाँ पे बात कम करते थे स्पेस साइंसेस में। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ये जो था कि स्पेस कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बनी, और लाइफ हमारे अलावा कहाँ पर है, तो ये बहुत ज़्यादा डिबेट में रहता था। तो आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द मेजर स्टेप्स इन लाइफ जिसने ये सोचने पर मजबूर किया। और मेरा कंक्लूजन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हर चीज के बारे में फिर एक ही निकला कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड मुख्तलिफ साइंसेस के अंदर। हम एक ही चीज कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो इंट्रीग है कि हम यहाँ क्यों हैं, और कौन कहीं पर है या नहीं है, और हम बने कैसे हैं। मतलब ये क्वेश्चंस है बेसिकली होल ह्यूमैनिटी को जिसने कवर किया हुआ है। तो उसकी आगे डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, लेकिन डाइवर्जेंस जो है ना वो इसी बिग क्वेश्चन की तरफ है। एंड देन आई सर्व्ड एज ए टीचर, lecturer mathematics and physics for some years after my masters। और उसमें भी इसी डिस्कशंस को मैं कैरी करता था स्टूडेंट्स के साथ। और देन आई गॉट अ चांस कुछ रिसर्च बेस्ड वर्क करने का स्कैंडिनेवियन में। और वहीं पर फिर मैं जो पहला प्रैक्टिकल स्टेप था मेरा इस एस्ट्रोबायोलॉजी की तरफ, वो था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था रोजेटा। It's one of the like Europa Clipper of NASA. Rosetta was like for ESA। तो ये था कॉमेट की तरफ। और कॉमेट आपको बता, आप के नाजरीन जो हैं वो जानते होंगे इस बात को कि कॉमेट के बारे में एक थ्योरी बहुत एग्जिस्ट करती है कि शायद ये मैसेंजर थे जो कि लाइफ के इंग्रेडिएंट्स को कहीं दूर सोलर सिस्टम से लेकर हमारी जमीन पर आए थे। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने बस वो प्रोजेक्ट मिला और मैं उसमें एंटर हो गया, बल्कि आपका जो क्वेश्चन है आई थिंक वो सही पॉइंट पे जाके एंड होगी मेरी एक्सप्लेनेशन। कि मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू किया, तो मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, क्या करना चाह रहे हो। तो मैंने कहा जी अगर मैंने कुछ करना है तो मुझे लाइफ को ढूंढना है जमीन के अलावा।
और ये एक उन वो शॉक्ड हो गए क्योंकि मैं था ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप्स के लिए, और मैं लाइफ को ढूंढने के लिए कैसे मैं कर सकता था। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर कोई स्पेस मिशन है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, और मैंने एग्जैक्ट नाम लिया कॉमेट की तरफ, क्योंकि मुझे उतना पता था कि कॉमेट इज वन ऑफ द मेन कैंडिडेट फॉर फॉर इनिशिएटिंग द लाइफ ऑन अर्थ। तो उन्होंने फौरन कहा कि हाँ ये एक मिशन स्टार्ट हो रहा है, और वो को इन्वेस्टिगेटर थे उसमें। तो देन they took me on board, and then I started working on that space mission. So this is how the astrobiology connection was made. ज़बरदस्त। ये अभी और तो ये तो एक सबक है कि किसी के लिए भी जो भी देख रहे हो कि अपना जो पैशन है और अपने जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनको ना भूलें। होता ये है कि बहुत सारी हर रोज़ की चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये डेटा के सिलसिले में भी आई मीन एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के सिलसिले में भी आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, भूल जाते हैं बड़े वाले सवाल को, लेकिन उसको ना भूलें क्योंकि वो असल में हमारी ड्राइव किस वजह से होती है, वो उस जस्तजु की वजह से होती है। एंड सो ये अच्छी कहानी है। तो एक और सवाल इस सिलसिले में कि आपको फिर कोर्सेज लेने पड़े बायोलॉजी में, या आपका क्योंकि एस्ट्रोनॉमी या सॉर्ट ऑफ लाइक इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ सवाल है कि किस तरह से एस्ट्रोबायोलॉजी काम करती है, क्योंकि एस्ट्रोबायोलॉजी जो है वो जिसको कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है या ट्रांस डिसिप्लिनरी फील्ड है, क्योंकि उसमें खाली आपको एक चीज़ का पता होना जो है वो काफ़ी नहीं। इसमें एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है और फिर जियोलॉजी का पार्ट है और बायोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें किस तरह से आई मीन आपके आई एक्सपीरियंस में रहा थिंक है? डॉक्टर सलमान, आपका ये सवाल आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये एक मैसेज डिलीवर कर सकता है हमारे यंगस्टर्स को जो इस तरफ आना चाहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये क्वेश्चन किया। तो लेट मी डिफाइन दिस कि एस्ट्रोबायोलॉजी का अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो एस्ट्रोबायोलॉजी इन इट्स ऑन कॉन्टेक्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी। कॉन्टेक्स्ट में ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। मींस एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, social sciences, because it has a huge impact on the humanity, arts, film, साइंस फिक्शन। तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसको एस्ट्रोबायोलॉजी कवर नहीं कर रहा। ये इसकी बुनियाद सिर्फ ये नहीं है कि आई एम एसोसिएटेड विद एस्ट्रोबायोलॉजी, लेकिन मैं तो एक पार्ट हूँ सिर्फ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ग्लोबल साइंस है जिसने हर चीज़ को कवर किया हुआ है, और इसकी जो एक्सिक्यूशन है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ केमिस्ट हैं तो आप एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं। नहीं, आपको केमिस्ट के साथ फिजिक्स को भी समझना है, आप क्योंकि वो इंटरलिंक्ड हैं आपस में। तो जब उनकी एक्सिक्यूशन आपने करनी है ना एस्ट्रोबायोलॉजी के प्रोजेक्ट की, देन यू हैव डिसिप्लिनरी अप्रोच टू एक्सिक्यूट। तो एक तो ये बात है। फिर जहाँ तक इसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप चाहे मेडिकल डॉक्टर हैं, आप चाहे रिलीजन को आपने स्टडी किया है, आप मैथमेटिशियन हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, चूंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी है तो आप बड़ी आसानी से अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हैं और रोल ले सकते हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, एक तो मेरा एक्सपीरियंस कि मैं लोगों को देखता हूँ अपनी कम्युनिटी में, लेकिन एक एग्जांपल मेरी भी है कि मैं फ्रॉम द बैकग्राउंड आई स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स, एंड देन आई स्टडीड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अब यू कैन इमेजिन कि मैथ, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स हैज इन अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट, सॉरी टू से अगर मैं ये कह रहा हूँ, हैज नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री एंड बायो, राइट? तो लेकिन जो एस्ट्रोबायोलॉजी में मैंने जो किया वो मैथ फिजिक्स के साथ रिलेट ही नहीं करता बहुत क्लोजली। ऑफ कोर्स उसकी इंटरडिसिप्लिनरी की वजह से हेल्प वो करता है, लेकिन कोर जो साइंस में डील करता हूँ वो केमिस्ट्री और बायो करता हूँ। और केमिस्ट्री और बायो के अंदर भी मैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता हूँ, और उसमें भी जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। तो वो जर्नी जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स से था वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री पर एंड होता है जाके।
तो दिस इज अमेजिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी। हुँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुँ, यंगस्टर्स हैं, जो भी अपने फील्ड को देखते हैं, जस्ट वो ब्रॉड माइंडेड रहें, नैरो माइंड ना रहें एक साइंस को लेकर, बल्कि वो अपने आप को ओपन रखें। और एज आई सेड कि एस्ट्रोबायोलॉजी कैन अकोमोडेट any of the हुँ। person, any background who has. और मैं साथ में बताता चलूँ कि आप जो हैं वो फाउंडर भी हैं एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के। और और इसमें आई थिंक जो एक चीज़, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि मुझे एस्ट्रोनॉमी का शौक है, ख़ासतौर से पाकिस्तान में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? और आई थिंक आपने जो अभी बात की कि आप मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से आप एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ और थोड़ा-सा कहना चाहेंगे एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के जी हिसाब से? बिल्कुल। और सही पॉइंट आउट किया कि हमने 2017 में with your suggestion as well and advice, I think हमने ये कोशिश की कि एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल साइंटिस्ट, ऑफ कोर्स आई कैन इमेजिन के दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं, आउटरीच के भी। और आउटरीच किस पर्पस के लिए है कि हम प्रैक्टिकल साइंस को इंट्रोड्यूस करवाएं वहां पे। ये एक बुनियादी कह लें कि गोल था एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए। समहाउ स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हुए, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि एस्ट्रोबायोलॉजी कोई चीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ अप्रोच किया किसी हद तक, और इट्स स्टिल कंटिन्यूड। यहाँ पे मैं ये भी बताऊं कि जिस तरह डॉक्टर सलमान हैं, आप हैं खुद, आप आपकी भी एडवाइस शामिल थी इसमें। एक प्रेजेंट टाइम की अगर मैं किसी को डार्विन कहता हूं तो वो हैं डेविड डीमर, प्रोफेसर डेविड डीमर। ही इज द वन। मैं उन चंद ब्लेस्ड शख्सियात में से हूं कि जिसने डेविड डीमर के साथ बैठ के चाय और 10-15 मिनट की गुफ्तगू की थी। एंड आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि एक इतना नॉलेज का खजाना और पहाड़ जो है उसके पास मैं बैठा हूँ, और उन्होंने बहुत एडवाइस किया एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क को किस तरह से हम लेके आगे चल सकते हैं। तो यस, दिस इज हैपनिंग नाउ। और डेविड डीमर कहाँ होते हैं? जी, अभी ये बैकग्राउंड के स्टेट्स हिसाब से? में हैं प्रोफेसर, और इनका मैं बैकग्राउंड जरूर बताता चलूं कि अभी तक 3 थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। इन जनरल हमारी जमीन के ऊपर लाइफ कैसे आई। एक थ्योरी है जिसके ऊपर मेरी भी रिसर्च है और मैं उसको लेके पार्ट प्ले कर रहा हूँ, कि जो समंदरों के नीचे, जहाँ पे समंदर का पानी और समंदर का जो फ्लोर है, वो वहाँ पे पानी जब उसको सबडक्ट करता है और हाई टेम्परेचर गेन करता है, उससे एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो हॉट वाटर फिर वापस निकलता है। तो उसको हम हाइड्रोथर्मल वेंट बोलते हैं। तो एक तो थ्योरी ये है कि जो लाइफ है वो वहाँ पे बेसिकली स्टार्ट हुई। दूसरी थ्योरी ये है जिसको हम पैंसपर्मिया कहते हैं, कि लाइफ एक्चुअली बाहर से आई है, उसके इंग्रेडिएंट्स ट्रेवल करके आए हैं, लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस कॉमेट्स, मीटियोराइट्स। और तीसरी थ्योरी जो कि इस वक्त बहुत वेट गेन कर रही है, वो है ड्राई एंड वेट साइकिल्स फ्रॉम फ्रेश पॉन्ड्स ऑन द सरफेस। यानी सरफेस के ऊपर जो ताज़ा पानी के जो पॉन्ड्स हैं, उनका ड्राई एंड वेट साइकिल चलता है। मींस अगर आप इस हाथ को देखें और यहाँ पर अगर पानी है, तो इसकी जो बाउंड्री है, ये कैटलिस्ट प्रोवाइड करती है मिनरल्स के। और पानी क्या करता है, जब उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा जाता है तो रिएक्शंस होते हैं। पानी जब ड्राई होता है तो उन कैविटीज में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और वहां पे वो कैविटीज हैं जो कि लाइफ को स्टार्ट कर सकती हैं। तो डेविड डीमर is the one who proposed actually this theory. ज़बरदस्त। और मैंने देखा है कि आपके जो वहाँ पे नेटवर्क है पाकिस्तान में, लोग जो हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर मैं एक मिसाल दूँ, सैयद मुनीब अली, आई थिंक, और सैयद मुनीब जो हैं, वो उन्होंने आपके लिए थोड़ी सी एनिमेशन भी बनाई थी ये इंसलाडस के पोटेंशियल जिंदगी के जी सिलसिले में। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल। बिल्कुल, बिल्कुल। और सैयद मुनीब अली इज़ द वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क एंड सेक्रेटरी जनरल।
ये तो चले हैज डेजिग्नेशंस तो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन ही हैज़ अ ग्रेट पैशन। और मैंने 2 सक्सेसफुल एनिमेशंस उनके साथ की, जिनमें से एक एनिमेशन जो है वो सैयद मुनीब के, और ऑफ कोर्स मैं एडवाइजर था उनका, तो वो हमारी फ्राई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्लेड है। दिस इज अ ग्रेट थिंग, पाकिस्तान से होना और स्टूडेंट होना। और दूसरा, ये एनिमेशन इस वक्त नाजा के पास भी है, जो वहां पे वो बहुत जगहों पर इसको कोट करते हैं बेसिकली उस प्रोसेस को समझने के लिए, एनसेलेडस के। सेकंड एनिमेशन जो है वो हमने पाकिस्तान में एक स्पेस टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद, वहाँ पे हमने प्रपोज किया, और वो 180 सेकंड्स की एक एनिमेशन थी जो कि बनानी थी, और लाइफ इन द आउटर सोलर सिस्टम के ऊपर। तो वो भी सैयद मुनीब ने की, और आई थिंक सेकंड और थर्ड बेस्ट प्रोडक्शन अवार्ड आई थिंक वी सिक्योर्ड। तो इस बात को मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि जो मैं कोर्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ एस्ट्रोबायोलॉजी का, जिसमें इट वाज माय ग्रेट प्लेयर के डॉक्टर सलमान आपने भी सेशन लिया, उसका जो कंक्लूजन था, द क्लोजिंग एंड थी, वो क्या थी कि वो मैंने स्टूडेंट्स को ये कहा कि आपने एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखनी है, फिल्म का। और वो फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो स्टूडेंट्स ने बेसिकली लिखा बेस्ड ऑन एस्ट्रोबायोलॉजी थीम, लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रोबायोलॉजी, लाइफ इन द यूनिवर्स। तो ये एस्ट्रोबायोलॉजी जो है ये बहुत इंट्रीग पैदा करती है, ये क्वेश्चन को रेज करती है। तो दिस इज व्हाई आई लव इट सो मच। जबरदस्त। और बाय द वे, ये जो एनिमेशंस हैं इसका जो लिंक है वो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप तलाश करें तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। अच्छा, जाने से पहले एक दो और चीजें, क्या जी जी। ख्याल है आपका, जिंदगी है एनसेलाडस पे कि नहीं है? आपको ऑन द स्पॉट, लाइक यू नो, आई मीन आई नो कि आपका काम इसके ऊपर है। एक उम्मीद की बात है और एक ये है कि यकीन किस चीज का है, ईमान किस चीज के ऊपर है कि वहां पर जिंदगी है या नहीं है। um, being a scientist or being a in space missions के साथ associate और data enhance, I have to be very careful कि इस बारे में कहना कि लाइफ वहां पर है, और उन उसको चांसेस के अंदर डिवाइड कर देना, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताता चलूं कि लाइफ जो 6 इंग्रेडिएंट्स पर है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, श्नॉप्स हम इसको कहते हैं, ये 6 के 6 एलिमेंट्स सोलर सिस्टम के अंदर, जमीन के अलावा अगर कहीं पर पानी मौजूद है एनसेलेडस के ऊपर, तो वहां पर हैं, और लाइफ इन्हीं से मिलके बनी हुई है। और जो मैंने 2019 की डिस्कवरी लीड की थी, जिसमें अमाइनो एसिड्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कवर किया था, वो वहां पे मिले। फिर 2018 में जो मैंने कोलैड किया था एक डिस्कवरी को, जिसमें बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे, वो बड़े मॉलिक्यूल्स का मिलना हमें इंडिकेट करता है कि आखिर लाइफ भी तो एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करती है, लाइक लिपिड्स और फैटी एसिड्स। तो अ, मसाला वहां पे पूरा मौजूद है आई वुड से। तो तो इसलिए पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज बड़ी बड़ी जो भी हैं, उनका कह लें कि गोल्डन स्पैरो इस वक्त अगर कहा जाए तो वो एनसेलाडस है लाइफ को ढूंढने के लिए। तो हम इस वक्त क्लोज्ड कम्युनिटीज के अंदर हैं जो कि नासा बिल्ड करता है केस स्टडीज को प्रिपेयर करने के लिए, और वो बड़े जोरों शोर से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले मिशंस प्रपोज कर रहे हैं एनसेलाडस पे। ये क्वेश्चन नहीं है कि एनसेलाडस पर मिशन जाएगा या नहीं जाएगा, प्रॉब्लम सिर्फ निगोशिएशंस ये हो रही हैं कि किस तरह का मिशन जाएगा वहां पे। क्या वो डाइव करेगा समंदर में, क्या वो सरफेस पे रहेगा, क्या वो ऑर्बिट करेगा स्पेसक्राफ्ट और फिर लैंड करेगा? तो दीज आर द निगोशिएशंस दैट आर हैपनिंग नाउ। और वहाँ की जो फव्वारे वाली बात है उसमें आप एक लिहाज से वो पानी जो है वो आसानी से एक्सेसिबल है, ये पता है कि फव्वारा जो है शावर सो की आप तरह देखें, चल रहा हम उसको कहते हैं कि फ्री सैंपल, इट्स अ फ्री सैंपल, है। कि वहां पे जो समंदरों का पानी है वो उसकी ऊपर वाली सतह जो
बर्फ की है, जो आइस की है, उसके अंदर क्रैक्स हैं। उन क्रैक्स से वो 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो वहां से निकल रहा है। और वो चूंकि कोल्ड टेम्परेचर है, वाटर जैसे ही उसमें आता है तो वो आइस ग्रेन बन जाते हैं, माइक्रो माइक्रोमीटर साइज के आइस ग्रेन्स। और वो ग्रेन्स जो हैं वो फिर हमारा स्पेसक्राफ्ट करता है। हम यहाँ पे मेरी लैब में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर एक बैक्टीरिया और एक सेल उस आइस ग्रेन के अंदर आ जाए तो हमारा इंस्ट्रूमेंट उसको उसके बारे में कैसे बताएगा। तो आजकल हम ये एक्सपेरिमेंट्स अपनी लैब में कर रहे हैं। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। मैं तो इस फील्ड में नहीं हूं, तो मैं तो खाली ये कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा हैरत अंगेज चीज़ होगी कि सारे इंग्रेडिएंट, सारे मसाले वहाँ पर हैं, पानी वहाँ पर मौजूद है, गर्मी वहाँ पर मौजूद है, वो जो अंडर वाटर वॉल्केनिज्म है, एक लिहाज से वॉल्केनोज हैं, कि अगर वहाँ पे मैं ज़िंदगी नहीं मिली, आई मीन आई थिंक वो एक ज़्यादा दिलचस्प सवाल होगा कि यार सारी चीज़ें हैं तो फिर ज़िंदगी यस, क्यों नहीं है। लेकिन लाइकलीहुड जो है वो काफ़ी एब्सोल्युटली, काफ़ी ज़्यादा एब्सोल्युटली। है। आई थिंक यू सेड इट राइट एट द एंड कि एक्चुअली ये उससे बड़ी डिस्कवरी होगी कि वहां पे लाइफ नहीं एग्जैक्टली होगी। लाइक्लीहुड। अच्छा, अब यूरोपा की हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि यूरोपा और इंसेलारस, आई मीन, वो उनका फासला भी फ़र्क है, ऑल्दो सूरज से फासले का इतना मसला नहीं, लेकिन वो दूसरे सैयारों के गिर्द हैं, यूरोपा जुपिटर के गिर्द, इंसेलारस सैटर्न के गिर्द। क्या आपका ख्याल है कि दोनों एक ही जैसे सिस्टम्स हैं, या उनमें कुछ जो हैं वो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जिंदगी का होना या ना होना उसके फर्क हो सकते देखें, हैं? उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसकी वजह से हम एनस्लाडुस पे जो पर स्टडी कर रहे हैं उसको हम उस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे यूरोपा के ऊपर। लेकिन कुछ बहुत बड़े फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं। मिसाल के तौर पर अ, वो मून, जिन मून की अपर सरफेस के नीचे वाटर है, लिक्विड वाटर, और वो रॉकी मटेरियल के साथ कनेक्ट है, यू नीड मिनरल्स। जो लाइफ रिएक्शंस हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए आपको हीट चाहिए और उनके लिए आपको कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है। पानी तो है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से एनसेलाडुस पे भी ये ऑर्डर मौजूद है कि आइस, देन वाटर, एंड वाटर इज कनेक्टेड विद द रॉकी कोर। और यूरोपा के ऊपर भी ये मौजूद है। एक चीज इस बिना पर हम कह सकते हैं कि वॉल्केनो जो हैं, जो हाइड्रोथर्मल वेंट हैं, वो एनसेलाडस पे भी तो हैं, तो यूरोपा पे भी होंगे। तीसरा जो सिमिलैरिटी है कि जिस तरह से मटेरियल यूरोपा का निकल रहा है, एनसेलाडस का निकल रहा है, कि वो कोर से ओशन का रास्ता बनाते बनाते आइसी क्रस्ट से फिर निकलता है प्लूम की शक्ल में। अभी तक जो कपल ऑफ स्टडीज हमने की हैं, यूरोपा के ऊपर भी ऐसा ही फील होता है कि देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन द सरफेस एंड द अंडर सरफेस ओशन। क्योस रीजन है एक यूरोपा की सरफेस के ऊपर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से एक्चुअली मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो ये तो सिमिलैरिटीज होगी। जो डिफरेंस है वो ये है कि यूरोपा बहुत बड़ा है एनसेलाडस से, नंबर वन। उसकी कोर बहुत बड़ी है, उसका ओशन जो है वो बहुत एक्सटेंसिव है, और उसके अंदर जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो कंपेरेबल नहीं है एनसेलाडस से। एनसेलाडस के अंदर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम इन द कोर, और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर्स जो हैं वो हैं, तो और प्रेशर। तो इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल डिफरेंस है, और विच इज क्वाइट बिग। बट देयर इज अनदर वेरी बिग डिफरेंस इज द एनर्जी बजट, द रेडिएशन बजट। मतलब कि जो सैटर्न का रेडिएशन एनवायरनमेंट है वो इतना हार्श नहीं है कंपेयर टू जुपिटर। It's a very harsh environment, radiation, electron radiations, which can cook within seconds, जो भी सरफेस के ऊपर है। तो इसलिए जो यूरोपा की सरफेस है उसके ऊपर जो रेडिएशंस हैं वो इतनी हैं कि जो भी सरफेस के ऊपर है वो ट्रांजिट कर चुका है, ट्रांजिशंस उसमें बहुत हो चुकी हैं। And that's why we need to go down to Europa, or we need to have the plume or the jets of water. So ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन चूंकि यूरोपा
बहुत बड़ा है, एक्सटेंसिव एनर्जीज हैं, उसके लिए साइंटिस्ट ये समझते हैं कि वहां पे लाइफ और हैबिटेबिलिटी के चांसेस अगर एनसेलाडुस से ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है यूरोपा के ऊपर। नहीं, फैसिनेटिंग। और गालिबन और ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन है, उसका ज़्यादा फोकस गैनीमीड के ऊपर है। तो शायद उसमें थोड़ी सी रेडिएशन शायद थोड़ी कम हो, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है जुपिटर से, मगर वो और भी यस। बड़ा है। तो उसमें, क्योंकि उसमें भी समंदर है जी, उसके नीचे। जी, जो दूसरे भी मून हैं, गैनेमीड है, कालिस्टो है, जुपिटर का, और इसी तरह से जो एक मून बहुत ज्यादा होगी कि अगर हम उसके बारे में बात ना करें, टाइटन, जो सैटर्न का है, जिसको हम रिलेट करते हैं कि वहाँ का जो, वो हमारी अर्थ लाइक हो सकता है, एंशियंट अर्थ लाइक। तो उसके अंदर भी समंदर मौजूद है, लेकिन उसकी समंदर जो है वो दो आइस लेयर्स के दरमियान में है, और उसकी अपर जो सरफेस है उसमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, जो जो ऑर्गेनिक्स हैं, उनकी लेक्स हैं। और हम ये समझते हैं, साइंटिस्ट ये समझते हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि जिस तरह से पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइफ के लिए, एंड मुमकिन है कि वहाँ पे एक और तरह की जिंदगी हो जिसमें सॉल्वेंट जो हैं वो ऑर्गेनिक्स रिक्वायर्ड हैं लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। तो आई थिंक टाइटन, गैनेमीड और कालिस्टो ये भी हैं, और सैटर्न के कुछ और मून हैं, डायोने और मिमस, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी सरफेस के नीचे भी ऐसे ओशंस मौजूद हो सकते हैं। और उसको भी ऐड कर दें यार, बेचारा नेपच्यून जो है, यस, उसका यस। चांद जो सो ट्राइटन, सो बेचारा द जो है नेक्स्ट वो, जो हाँ। मिशंस जिनके बारे में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जो लॉन्च होने के करीब हैं, प्रपोज्ड एंड एक्सेप्टेंस के, वो नेपच्यून और जो हमारे आईसी जॉइंट्स, मैं नाम भूल गया था, कि गैस जॉइंट्स हैं हमारे जुपिटर एंड सैटर्न, और उससे आगे यूरेनस एंड नेपच्यून जो हैं दोनों, वो हमारे आईसी जॉइंट्स हैं, और प्लूटो भी ऑफ कोर्स। तो ये जो ये जो प्लूटो ऑफ कोर्स, वी प्लूटो का कांट ना से भूलें। दैट द ऑफिशियली प्लेनेट, बट अनऑफिशियली यू कैन से एनीथिंग। तो अ, तो वो चूंकि कोल्डर टेम्परेचर्स हैं, और वहीं पर भी ये प्रोपोजिशन मौजूद है कि समंदर मौजूद हैं उनके चांद के, मिरांडा जो एक मून है उसके अंदर, और वहाँ पे हमारी ये जो स्टडीज है एनसेलाडस की और यूरोपा की, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आईसी जॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, इवन फॉर द सेक ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी बिलो द सरफेस। ज़बरदस्त। तो लगता ये है कि आप काफ़ी बिजी रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इतने चांद हैं जिसके ऊपर पॉसिबिलिटी है ज़िंदगी की। तो एस्ट्रोबायोलॉजी जो है, ये तो अभी खाली शुरू हो रहा है। और नज़र डॉक्टर ख्वाजा, बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके। बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कायनाती चाय के सिलसिले में, और आपका नज़र रखें। मैं तो साइंस और नेचर के तहत कि आपके जो है काम जो है वो अक्सर उसमें आता रहता है। और गुड लक। इंसलारस के ऊपर ज़िंदगी, आप यूरोपा क्लिपर के साथ है, यूरोपा के ऊपर ज़िंदगी। मुझे लगता है कि आपका दिल वैसे जो है वो इंसलारस के ऊपर है, तो मैं बिल्कुल उसके साथ है ज़िंदगी के वहाँ पे। तो बिल्कुल गुड लक आपका जो है करियर में। और फिर हम बातचीत कनेक्टेड रहें, कोई नया रिजल्ट आता है तो आपसे फिर हम कायनाती चाय बहुत के ऊपर शुक्रिया, बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर सलमान, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, थैंक्स अ लॉट।